हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस मास्टर वीडियो है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, ये पार्ट 2 है फ्रेंड्स। तो अगर नहीं देखें आप पार्ट 1 तो जाके देख लें फ्रेंड्स, और जल्दी से आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके मेरा सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के सारे चैप्टर मैंने पार्ट 1 में कराए हैं। अभी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में निर्वाचन की राजनीति। ये चैप्टर है लोकतंत्र में बिहार बोर्ड का फ्रेंड्स। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? बोल रहा है बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका हो जाए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किनके द्वारा किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, आई नो आपके पास समय कम है तो हम जो आंसर है ना वही बोलते हैं। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन जो है फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। निर्वाचन कार्य का संचालन निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो फ्रेंड्स बोल रहा है दलों के घोषणा पत्र पर, दलों की नीति एवं कार्यक्रम पर और या प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। तो इनमें से सभी चीज़ को ध्यान में रखकर ही अपना वोट देना चाहिए। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, कितने साल का होता है? ऑब्वियसली 5 वर्ष का होता है। भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? लोकसभा क्षेत्र का जो भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 543 है। कितना है? 543। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए 84 जो है आरक्षित है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने क्षेत्र आरक्षित हैं फ्रेंड? तो देखिए लोकसभा में जो है वो 84 हैं। कितने हैं? 84 हैं लोकसभा में। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? 47। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है? तो 2। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए आप जानते हैं कि भारतीय नागरिकों की जो आयु है वो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। भारत में निर्वाचन में मतदान कौन कर सकता है? तो जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, जो भारत का नागरिक हो, जिसका आयु 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स इनमें से सभी हो जाएगा। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाले चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है फ्रेंड्स? तो देखिए जो आवंटन है ना वो निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव में प्रत्येक राजनीतिक दल के द्वारा प्रयुक्त होने वाले चुनाव चिन्ह का आवंटन निर्वाचन आयोग करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति फ्रेंड राष्ट्रपति करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया का संचालन और निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका होगा निर्वाचन आयोग। चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया का संचालन और निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा निर्वाचन आयोग करता है। भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो देखिए भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन में बोल रहा है धन एवं बल का प्रयोग होता है। जाति, धर्म, भाषा, सांप्रदायिकता या वृत्त छापामारी या इनमें से सभी। तो ये सभी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा
मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है फ्रेंड्स। ना 6। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो यहाँ पे देखिए निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती संख्या, दल बदल की प्रवृत्ति, राजनीतिक दलों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा चैप्टर है संघ सरकार। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होते हैं? संघात्मक तथा एकात्मक, संसदीय या मिश्रित? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? देखिए संघात्मक तथा एकात्मक। राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार का जो रूप होगा वो दोनों ही होगा, संघात्मक और एकात्मक। नेक्स्ट संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिसमें समस्त शक्ति केंद्र एवं प्रांत सरकारों में विभाजित होती है उसे संघात्मक कहते हैं। नेक्स्ट होगा भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं फ्रेंड्स। कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायक के प्रकार होते हैं, क्या होगा? सरकारी और गैर सरकारी विधायक, सामान्य और वित्त विधेयक, या क ख दोनों? तो विधेयक के 2 प्रकार होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, सामान्य और वित्त विधेयक। संसद द्वारा पारित स्वीकृत विधेयक कब कानून का रूप ग्रहण करता है? तो फ्रेंड्स जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही जो है संसद द्वारा अगर पारित या स्वीकृत विधेयक कानून का रूप ग्रहण करेगा। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे ना तो वह पास नहीं होगा। कानून के क्रियान्वयन की शक्ति किनके पास होती है? कानून के क्रियान्वयन की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के निर्णय को कानून का रूप कौन प्रदान करता है? तो संसद। जो सरकार के निर्णय को कानून का रूप संसद प्रदान करता है। केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में किन अंगों की भागीदारी होती है? तो किन अंगों की भागीदारी होती है फ्रेंड्स? मंत्रिमंडल की, नौकरशाही की, संसद की, तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने बचपन बचाओ कार्यक्रम, क्या है? बचपन बचाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 2002 में किस उम्र के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो फ्रेंड्स किस उम्र के बच्चों को होगा? 6 से 14 वर्ष का। आपको पता होगा लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स, 18 वर्ष कर दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो बनाया है। और फ्रेंड्स आप जल्दी से लाइक कर दो प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरकार ने कब से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये कब से फ्रेंड? 10 अक्टूबर 2006 से ही इसको दंडनीय अपराध माना गया। नेक्स्ट है भारत कैसा राज्य है? सर्वसत्तावादी, कल्याणकारी, अधिनायकवादी, फाशीवादी? तो ये आप सभी जानते ही हैं, कल्याणकारी है। भारत संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट चैप्टर है देखिए संघीय विधायिका संसद। अगला चैप्टर है आपका क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का। निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, नौकरशाही? तो ऑब्वियसली नौकरशाही होगा। तो संघीय विधायिका या संसद में देखिए पहला है निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, नौकरशाह? तो नौकरशाह होगा फ्रेंड्स। संसदीय व्यवस्था की क्या व्यवस्था होती है? तो देखिए विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। ये संसदीय व्यवस्था की
विशेषता होती है। लोकसभा की सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी फ्रेंड्स? तो 25 वर्ष होगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगा? तो देखिए इसका हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान सभा द्वारा निर्धारित की गई 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा 250 निर्धारित की गई है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड्स? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा जो है वो 14 दिनों तक ही रोक सकती है, उसके बाद वो नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? तो देखिए इसमें इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत होने चाहिए, यही शर्त होती है। लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 हो। किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए प्रत्येक सदन में कितने स्तरों से गुजरना होता है? तो टोटल 5 स्तरों से किसी भी विधेयक के पारित होने के लिए प्रत्येक सदन में 5 स्तरों से गुजरना होता है। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका, अगला चैप्टर है। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या विधान परिषदों के सदस्य। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा विधान परिषदों के सदस्य जो है, यानी कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते? तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, लेकिन लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आप सभी जानते हैं 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका जो हो जाएगा कितने दिनों के लिए? तो इसका होगा 14। राष्ट्रपति पर अगर आप महाभियोग के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने से 14 दिन पूर्व ही इसकी सूचना आपको राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। कौन दिलाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से निर्मित निर्वाचन मंडल द्वारा होता है फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को अगर उनसे पद से हटाना है तो राज्यसभा के जो बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से, राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करता है फ्रेंड थोड़ा ना मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है मेरा साउंड भी, लेकिन मुझे लगा कि
आप लोगों के लिए मेरा वीडियो बनाना बहुत अनिवार्य है, आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होगा, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को बताइए, शेयर करिए जियो एजुकेशन गुरु के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है फ्रेंड्स। कौन करता है? प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स अगर इसका PDF चाहिए ना तो इसी वीडियो के लिंक में नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं दे दूँगी। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्ति सौंपी गई है उनका वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है? वास्तविक प्रयोगकर्ता प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? संघ की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को होता है। उसके बाद है देश के सेना के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने और युद्ध को रोकने और शांति कायम करने का अधिकार किनके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग बड़ा वीडियो बनाने से पूरा वॉच नहीं करते फ्रेंड, इसलिए मैं छोटा बना रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको बना दूँगी, और ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, 3-4 चैप्टर और है। तो फ्रेंड्स थैंक यू।